हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से वही टॉपिक है जो डिस्कशन के लिए, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ टॉपिक ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे प्रीवियस जो सेशन में हमने डिस्कस किया था वर्ब के बारे में, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री, फिर हमने फाइनाइट वर्ब्स डिस्कस किए थे, नॉन फाइनाइट्स के बारे में भी आपको मैंने बताया था, पार्टिसिपल्स के बारे में बताया था। चलिए आज थोड़ा सा जो है डिस्क्रिप्शन है, वर्ब्स की मेन कैटेगरी है, ऑक्सिलरीज को लेके है, वो आज चीज मैं आपको बताऊंगी। बट इससे पहले एक चीज जो है, कंप्लीट एक व्यू में आपके साथ फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा आपको मैं डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ। तो देखते हैं कैसे आप लोग इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको नॉन फाइनाइट्स में तीनों का डिफरेंस बता रही हूँ, बच्चे ध्यान रखना। नॉन फाइनाइट्स जो है, ठीक है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स के बारे में बताया था, तो आज मैं तीनों को कंबाइन क्लब करके बता रही हूं कि किस तरीके से हम उन सबको हैंडल करते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है आपका जेरेंड। ठीक है, जो जेरेंड है, जेरेंड के साथ हम लेते हैं इन्फिनिटिव्स को। ठीक है, इन्फिनिटिव्स आ जाते हैं और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पार्टिसिपल्स। ठीक है, ये तीन आपके क्या कहलाते हैं बच्चे, ये आपके हैं नॉन फाइनाइट्स। देखिए, जब हमने टेंसेस के बारे में बच्चे बात की थी, तो टेंसेस को पूरा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो फाइनाइट्स पे चला जाता है, बिकॉज उसमें हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन का मतलब है सिंगुलर या प्लूरल। फिर हम पर्सन देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और फिर हम उसके बाद देखते हैं कौन से टेंस में जाती है स्टेटमेंट। तो वो तो फाइनाइट वर्ब हुआ जो कि टेंसेस को कोरिलेट करवाता है। ये होते हैं नॉन फाइनाइट्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं ना बच्चे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चीज को जो है हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इसकी डिटेक्शंस भी जो है मैं आपके साथ बहुत अच्छे से करवाऊंगी। तो जो कल का सेशन रहने वाला है वो सिर्फ वर्ब की डिटेक्शन पे रहेगा, चाहे वो स्टेटिव वर्ब्स हो, लिंकिंग्स हो, ऑक्सिलरीज के अकॉर्डिंग हो, ट्रांजिटिव हो, इनट्रांजिटिव हो, या किसी भी किस्म का जो कंप्लीट गो थ्रू है वर्ब का, वो डिटेक्शन के जो फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में जो है वो मैं आपके साथ कल अच्छे से डिस्कस करूंगी। सिर्फ उसमें उन्हीं के ऊपर जो है डिस्कशन पार्ट रहेगा, स्टेटमेंट्स होंगी और आपके पास ऑप्शंस होंगी, एरर डिटेक्शंस होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। चलिए आज इसको समझते हैं। ठीक है, अब जेरेंड जो है वो हम उसको कब कहते हैं बच्चे, जब एक वर्ब, ठीक है, जब एक वर्ब एक्टिंग करने लगता है किस अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जेरेंड कहलाता है। प्लीज ध्यान रखना, जेरेंड भी नाउन होता है, इन्फिनिटिव भी नाउन होता है, बट देखा जाए तो हम उसको वर्ब की कैटेगरी में ही समझते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग V4, ठीक है, आपका ये जो V4 है और नाउन जब है साथ में आ जाते हैं, ये दोनों चीजें जब साथ में आती हैं तो ये किसकी तरह एक्ट करना शुरू हो जाता है, जेरेंड की तरह। और हमें ये पता है कि नाउन जो है वो कौन कौन सी पोजीशन को होल्ड कर रहा होता है, एक सब्जेक्ट की पोजीशन है और एक आपके बच्चे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ठीक है, तो ये जेरेंड है, याद रखना, जेरेंड जो है V4 कहलाता है वर्ब में, बट वो काम किसका करता है, नाउन का करता है। तो हम इसे आर्टिफिशियल वर्ब कह सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली वो काम किसका कर रहा है, वो नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई। फिर इन्फिनिटिव्स में चलते हैं। इन्फिनिटिव जो है वो भी बच्चे नाउन का काम करता है, प्लीज समझना, इन्फिनिटिव भी जो है वो नाउन का काम करता है। लेकिन जब हम टू और V1 लगा देते हैं, V1 क्या होता है बच्चे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब हम लगा देते हैं इन्फिनिटिव है और ये भी जो है वो नाउन की तरह जो है वो काम करना शुरू कर देता है। और हमें पता है कि जो नाउन है वो किस अकॉर्डिंग काम करवाता है, या तो वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर रहेगा, ठीक है, या तो वो कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो ये भी नाउन की तरह एक्ट करेगा अगर 2+V1 आता है। और कभी कभी हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव्स भी यूज करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव्स का मतलब होता है सिर्फ V1 का यूज होना, जिसे हम कहते हैं बच्चे विदाउट टू। विदाउट टू जो है वो बेयर इन्फिनिटिव का काम करवाता है। ठीक है, तो प्लीज ये चीज को आप लोग कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। वर्ब में फाइनाइट जो है अपने टेंसेस में रिलेट करवा देने हैं, लेकिन जब आपको एरर डिटेक्शन आती है ना, तो इन्हीं सब चीजों पे एरर डिटेक्शन आती है। और मैं भी जो है आपको एमसीक्यूज जो करवाऊंगी वो इन्हीं के बेसिस पे करवाऊंगी। ठीक है, आज मॉडल्स का डिस्कशन काफी अच्छे से रहेगा, बट वो भी जो है पूरा कंप्लीट वर्ब जो है वो बहुत अच्छे से डिस्कशन पार्ट में लिया जाएगा।
ठीक है, चलते हैं पार्टिसिपल्स की तरफ। पार्टिसिपल्स क्या होता है, जब एक वर्ब, ठीक है, किसका काम करना शुरू कर देता है, एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर देता है बच्चे, तो वो क्या कहलाता है, वो पार्टिसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता है। और ये चीज मैंने आपको कल बताई थी, एक V3 और एक V4 के फॉर्म में बताया था। तो बेसिकली V4 जो है वो क्या कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और V4 जो है वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने कल डिस्क्रिप्शन में डाला था। अगर आपको थोड़ा सा फिर दोबारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इससे पहले वाली जो आपके साथ मैंने डिस्कशन किया था सेशन का, वर्ब का डिस्कशन किया था, आप एक बार उसको जरूर देख लेना, आपको उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आज मैंने सिर्फ आपको तीनों में डिफ्रेंशिएट करना बताया है कि तीनों को हम किस अकॉर्डिंग जो है वो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हुई। तो अगर हम जेरेंड में बात करें तो बच्चे हम इन्हें वर्बल नाउन भी कहते हैं। प्लीज ध्यान रखना, हम इन्हें वर्बल नाउन भी कहते हैं, बिकॉज आपको काफी जगहों पे लिखा आएगा कि ये क्या है, दिस इज योर वर्बल नाउन। और इसको हम क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। ये वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, जो आप लोग बहुत अच्छे से इनको समझेंगे, बिकॉज आपका जो डिटेक्शन है बच्चे वो इन्हीं के ऊपर आ जाता है। ये तीन चीजें आपने बहुत ही अच्छे से क्या करनी है, समझनी है। ठीक है, तो ये आपका मेन पार्ट हुआ जो समझाया। अब एक चीज है यहाँ पर कि वर्ब और एडजेक्टिव मिलकर पार्टिसिपल का काम करना शुरू कर देता है। तो ये जो तीनों पार्ट्स है ना बच्चे, नॉन फाइनाइट्स, ये आर्टिफिशियल वर्ब्स कहलाते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली इनमें मिक्सिंग है। कहीं पर नाउन के साथ मिक्सिंग हो रही है तो कहीं पर वर्ब के साथ मिक्सिंग हो रही है, एडजेक्टिव के साथ हो रही है, तो ये आर्टिफिशियल एक अदर फॉर्म ऑफ जो है वो वर्ब बनाते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड इज ऑनेस्ट। ठीक है, अब आपके पास एक वर्ड है ऑनेस्ट, अब आपका इसका पार्टिसिपल नहीं बना सकते। ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट एक जो है एग्जैक्टली एक एडजेक्टिव है। जरूरी नहीं कि हर एक वर्ब का, हर एक एडजेक्टिव का एक पार्टिसिपल फॉर्म बने। अगर वो नहीं बनता है, अगर वर्ब का एक तरीके से किसी की विशेषता बताने के लिए यूज करवाया जाता है तो ही वो क्या कहलाता है, वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑनेस्ट वर्ड जो है हम उसका पार्टिसिपल क्रिएट नहीं कर सकते। ऑनेस्ट, ऑनेस्टेड, ऑनेस्टेड नहीं बोल सकते बच्चे। तो अगर नहीं बोल सकते हैं तो वो ओरिजिनल एडजेक्टिव कहलाएगा, हम उसका वर्ब क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। डिटेक्शन भी जो है मैं इस पे आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स थे। चलिए चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, वर्ब्स का है। ठीक है, तो वर्ब्स में अब आ जाते हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट है जिसे हम फॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे जानते हैं, तो फर्स्ट आ जाता है आपका लेक्सिकल्स। ठीक है, ये आपका लेक्सिकल्स है। लेक्सिकल्स के बाद आपके पास मेन आ जाता है बच्चे ऑक्सिलरीज। तो ऑक्सिलरी हमारे पास होती है तीन प्रकार की, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और साथ में है आपके पास मार्जिनल ऑक्सिलरी। चलिए पहले समझते हैं लेक्सिकल्स। लेक्सिकल्स का नाम आप लोगों ने, काफी बच्चों ने हो सकता है नहीं सुना हो, बट अगर आप इसका दूसरा वर्ड सुनेंगे ना तो आप बोलेंगे हाँ मैम हमने बिल्कुल सुना हुआ है। और वो वर्ड क्या है कि हम इसे मेन वर्ब कहते हैं। लेक्सिकल्स को ही मेन वर्ब कहा जाता है, लेक्सिकल्स को ही क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहा जाता है। और एग्जैक्ट लैंग्वेज में बात करें तो बच्चे इन्हें फॉर्म्स भी कहा जाता है। दे आर बीइंग कॉल्ड एज फॉर्म्स। ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्म्स क्या है। आई राइट अ लेटर, तो जो यहाँ पर राइट वर्ड है ना बच्चे वो आपका क्या है, V1 फॉर्म है, तो राइट इज V1। ठीक है, रोट, ही रोट अ लेटर, रोट आपका क्या है, V2 फॉर्म, जिसे हम पास्ट फॉर्म कहेंगे। ही हैज रिटन अ लेटर, तो रिटन जो है वो क्या है आपका V3 फॉर्म। अब यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए कि आई राइट अ लेटर, आई सब्जेक्ट के बाद ही जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म भी आ सकता है जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। लेकिन जब हम पास्ट पार्टिसिपल्स में जाते हैं या जब हम परफेक्ट टेंस में एंटर करते हैं, याद रखना आपके सब्जेक्ट के बाद एक ऑक्सिलरी आता है, ऑक्सिलरी के बाद जो भी वर्ब का फॉर्म आता है बच्चे हम उसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और ही इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग इज योर वी फॉर्म जो कि अपनी मेन वर्ब की पोजीशन पर आया है। कल मैंने आपको बताया था
नाउन जेरेंट के बारे में, एडजेक्टिव जेरेंट के बारे में, और आपका वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो वर्ब अपनी मेन पोजीशन पर आया है बच्चे, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका वर्ब जेरेंट कहलाएगा। ही राइट्स अ लेटर, राइट्स में इसका फैक्टर लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, V5 कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसे सिंटेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था एक्सप्लेनेशन पार्ट आपके लेक्सिकल्स को लेके। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि लेक्सिकल्स होते क्या है। मे बी ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है बच्चे, बट आपने मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से इनको सुना होगा, और इन्हें फॉर्म्स भी कहा जाता है, जिसे हम लेक्सिकल्स का नाम देते हैं। चलिए आगे चलते हैं कुछ ऑक्सिलरीज की तरफ। यस, अब आपके पास एक ऑक्सिलरी आती है जिसे हम कहेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया जाता है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब आपके पास 3 टाइप की ऑक्सिलरीज हैं। एक आपके पास है बच्चे बी की ऑक्सिलरी, आपके पास हैव की ऑक्सिलरी और डू की ऑक्सिलरी। चलिए इसको समझते हैं। बी की जो ऑक्सिलरी है वो हमारे पास 8 ऑक्सिलरीज हैं। बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग, ये सारी इसकी बी की ऑक्सिलरी है। पॉइंट टू बी नोटेड आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि या तो इनमें डिटेक्शन आएगा, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, या तो आपको ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और ब्रैकेट में आपको बी दे दिया जाएगा, तो आपको स्टेटमेंट की टेंस को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग बी की जो है वो ऑक्सिलरी फिलअप करनी होती है। प्लीज याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चों को बी की ऑक्सिलरी ही नहीं पता होता। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनर आपको बी की ऑक्सिलरीज पूछ लेता है, ठीक है। अब हैव की ऑक्सिलरी देखी जाए, हैव, हैज, हैड और हैविंग, ये किसकी ऑक्सिलरीज हैं, हैव की ऑक्सिलरीज हैं। और डू की जो है ऑक्सिलरी क्या होती है, डू, डज और डिड, ठीक है। तो ये इनकी ऑक्सिलरीज हैं जो आप लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, इनको समझेंगे, और इसी पे जो है मैं आपको डिटेक्शंस भी बहुत अच्छे से करवाऊंगी। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। बी की ऑक्सिलरी के लिए कॉन्सेप्ट लूंगी, बी के अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको बताती हूँ क्या रहेगा। यहीं पे लेते हैं। चलिए स्टेटमेंट्स हैं कुछ दिखने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा राइट डाउन करने में। मैं अभी सिर्फ आपको बी की ऑक्सिलरी समझा रही हूँ कि किस तरीके से आपने उसको जो है समझना है, क्योंकि यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये है समझने वाला कि बी को मैंने ऑक्सिलरी बताया, मैंने बी को ऑक्सिलरी बताया, हैव को ऑक्सिलरी बताया, डू को ऑक्सिलरी बताया। बच्चे कभी कभी ये जो ऑक्सिलरीज हैं मेन वर्ब का काम भी करती हैं, तो जब मेन वर्ब का काम करती हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से मेन वर्ब का काम कर रही हैं। तो इसलिए मैं स्टेटमेंट जो है आपके साथ लेना चाहूंगी। He is a teacher. ठीक है, he is teaching English. He has been parents. The next one is he will be present. चलिए इन स्टेटमेंट्स को समझते हैं कि किस तरीके से हम बी की ऑक्सिलरी जो है वो लेते हैं। चलिए आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है ही इज अ टीचर, ठीक है, ही इज अ टीचर। बच्चे यहाँ पर इज यूज किया गया,
ठीक है। तो यहाँ पर जब इज यूज किया गया है तो इज जो है अभी हमने बताया कि बी की ऑक्सिलरी है। अगर यहाँ पर ये पता करना है कि जो इज है वो मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है कि वो ऑक्सिलरी की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि जो ऑक्सिलरीज होती हैं बच्चे वो कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं, तो इससे भी जो है आपको बहुत अच्छे से डिटेक्शन में जो है वो बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर ही इज अ टीचर, यहाँ पर जो इज है वो क्या बताता है, स्टेट बता रहा है। पहली बात वो स्टेट बता रहा है, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो इज है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों? बिकॉज वो एक टीचर के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये लिंकिंग नहीं है, बिकॉज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करने के लिए किसकी जरूरत होती है, वर्ब की जरूरत होती है। प्लीज ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट को वर्ब के साथ लिंक करने के लिए, ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करने के लिए आपकी मेन वर्ब की जरूरत होती है। और अगर इज इस तरीके से यूज हुआ है और उसके बाद सीधा ही आपका वर्ब नाउन आ चुका है, देखिए इसके बाद सीधा ही नाउन आया है, टीचर आपका नाउन है, तो उसके बारे में अगर बताया जा रहा है तो यहाँ पर क्या है, आपका जो इज है वो मेन वर्ब की पोजीशन को होल्ड कर रहा है। चलिए दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं। ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर इज आया और ये टीचिंग क्या है, आपका मेन वर्ब है, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद अगर ऑक्सिलरी इस तरीके से आता है, देखो यहाँ पर बच्चे सब्जेक्ट के बाद ये आया, इसके बाद सीधा नाउन आया, ठीक है, यहाँ पर सीधा ही जो है वो नाउन आया था, तो हमारी स्टेटमेंट इस अकॉर्डिंग गई। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद एक ऑक्सिलरी आई, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब आया है, तो ये जो इज यूज किया है बच्चे, ये क्या माना जाएगा, ये आपकी ऑक्सिलरी ही मानी जाएगी। हम यहाँ पर इज को क्या मानेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब ही मानेंगे, और टीचिंग जो है वो हमारे लिए क्या प्रोवाइडेड है, आपका मेन वर्ब प्रोवाइडेड है, ठीक है। डिफरेंस आप दोनों में समझ रहे हैं कि ऊपर का डिफरेंस क्या था, ऊपर वहां पर इज जो है वो मेन वर्ब जो है वो मान लिया गया था, लेकिन दूसरी वाली स्टेटमेंट में क्या है कि वो ऑक्सिलरी ही है, क्योंकि दैट इज बीइंग फॉलोड बाय द मेन वर्ब, उसको मेन वर्ब मिल चुका है और बाद में जाके जो है नाउन आया है। चलिए आगे देखते हैं। ही हैज बीन फेथफुल टू हिज फ्रेंड, ठीक है, ही हैज बीन फेथफुल टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर देखो फेथफुल वर्ड जो है, प्लीज ध्यान दीजिए, फेथफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब फेथफुल एडजेक्टिव है, और फेथफुल एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है। और ये जो वर्ड है यहाँ पर देखो हैज भी है और बीन भी है, ठीक है, हैज भी है, बीन भी है। यहाँ पर हैज जो है वो ऑक्सिलरी है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के बाद अगर तो कोई वर्ड आता है, अब यहाँ पर दो ऑक्सिलरीज दी हुई है, यहाँ पर दो ऑक्सिलरी दी है, और दो ऑक्सिलरी का मतलब है कि आगे जाके आपके पास एडजेक्टिव है और कोई मेन वर्ब नहीं आया, तो एक सिंपल स्टेटमेंट में बच्चे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना जरूरी है। अगर वो लिंकिंग आता है तो लिंकिंग के बाद मेन वर्ब आना जरूरी है। ध्यान रखिए, अगर आप हैज को मेन वर्ब मानते हैं तो ये बीन नहीं आएगा, ठीक है। अगर ही के बाद हैज ऑक्सिलरी आया है और ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब का आना जरूरी है, तो यहाँ पर बीन जो है बच्चे क्या माना जाएगा, मेन वर्ब माना जाएगा। प्लीज ध्यान रखना, ये इस तरीके से आपको डिमार्केशन भी जो है स्टेटमेंट में आती है, एरर डिटेक्शन के फॉर्म में आती है। चलिए आगे देखते हैं। ही हैज बीन डूइंग द वर्क, ठीक है। अब ही है, हैज है, बीन है और ये डूइंग है। अब ये डूइंग जो है वो क्या है, डूइंग यहाँ पर मेन वर्ब है, वर्ब है ना, आईएनजी लगा है, मेन वर्ब है, और ये यहाँ पर दो ऑक्सिलरीज जो है यहाँ पर आपको मिली है, ठीक है ना। तो अगर मेन वर्ब होना चाहिए, तो मेन वर्ब अगर अवेलेबल है इस तरीके से, तो आपका जो दूसरा वर्ड आएगा वो ऑक्सिलरी मान लिया जाएगा, नहीं तो आपको ऑक्सिलरी को ही क्या मानना पड़ेगा, मेन वर्ब, जैसे हमने यहाँ पर माना और यहाँ पर हमने इस तरीके से बीन को लिया। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ही विल बी प्रेजेंट, यहाँ देखिए ही विल बी प्रेजेंट। अब यहाँ पर क्या है कि जो विल आया, विल आपका वैसे मॉडल है बट अभी मैं मॉडल्स आगे बताऊंगी, तो विल आपका ऑक्सिलरी है और बी आया, ठीक है। तो ही विल बी, विल आपका यहाँ ऑक्सिलरी है और बी जो है वो आपका क्या है बच्चे, यहाँ पर मेन वर्ब है, और ये प्रेजेंट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। याद रखना कि आपके सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब होना चाहिए, अगर मेन वर्ब नहीं है तो ऑक्सिलरी ही मेन वर्ब का जो है वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। ही विल बी डूइंग द वर्क,
वर्क। अब यहाँ पर भी वही बात आ गई कि विल आपका यहाँ पर ऑक्सिलरी है, यहाँ पर बी भी आपकी ऑक्सिलरी है, और डूइंग जो है वो क्या है आपका मेन वर्ब है यहाँ पर, और वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस स्टेटमेंट को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि जो बी की जितनी भी ऑक्सिलरीज हैं, प्लीज ध्यान रखिए, आपको जितनी भी बच्चे बी की ऑक्सिलरीज हैं उनको याद रखना पड़ेगा, टिप्स पे याद रखना पड़ेगा, बिकॉज पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, साथ में आपको ये भी देखना है कि एक ऑक्सिलरी जो है आपका मेन वर्ब का भी काम कर लेती है, साथ में वो क्या काम करती है, मेन वर्ब का भी करती है, ऑक्सिलरी भी काम करती है। तो जिस स्टेटमेंट में जिस कंटेक्स्ट में बात की जाएगी हम उसी कंटेक्स्ट में इनको लेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज का ध्यान रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इनका स्टेट भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस स्टेट में ये बात करना चाहते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट्स। अब जो बी की ऑक्सिलरी है वो हमें एक्शन बताती है कि स्टेट बताती है, तो यहां पर चेक करते हैं एक्शन के रूप में जाएगी या स्टेटेटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग जाएंगी। तो देखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स में कि क्या बताया गया है, जैसे कि ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट वन है ही हैज बीन ऑनेस्ट। नेक्स्ट वन ही हैज बीन गिवन अ बुक। चलिए ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं कि जो बी की ऑक्सिलरीज हैं वो किसका काम कर रही हैं, स्टेट का काम कर रही हैं कि एक्शन का काम कर रही हैं। बिकॉज बच्चे देखा जाए तो ये वाक्य में सिंपल स्टेटमेंट है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसी तरीके से स्टेटमेंट आती है और वर्ब इस तरीके से जो है वो कंफ्यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पर जो इज है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, बिकॉज जो आगे है वो दैट इज बीइंग फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव। यहाँ पर वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, और इज जो है वो क्या बता रहा है, यहाँ पर स्टेट बता रहा है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर स्टेट बताया गया है। ठीक है, अब ही इज वर्किंग, यहाँ पर इज क्या है, मेन वर्ब का काम, यहाँ पर इज किसका काम कर रहा है, इज यहाँ पर ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर वर्किंग जो है वो ऑलरेडी हमारे पास V4 के फॉर्म में आ चुका है, और यहाँ पर इज जो है वो क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो इज है वो एक्शन बताता है। नेक्स्ट में ही हैज बीन ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ही आया, हैज आया और बीन आया, और ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट इज योर एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव है। बीन जो है वहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, और हैज जो है वो किसका काम कर रहा है बच्चे, ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। और ही हैज बीन ऑनेस्ट, और यहाँ पर जो हैज है वो क्या बता रहा है, वो आपको क्या कहते हैं, स्टेट के बारे में बता रहा है, बिकॉज ये उसका खुद का स्टेट है, कोई यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट है। ठीक है, स्टेटेटिव वर्ब के बारे में बात हो रही है। और नेक्स्ट में ही हैज बीन गिवन अ बुक। अब यहाँ पर हैज बीन गिवन अ बुक, हैज और बीन, ठीक है, गिवन, तो यहाँ पर गिवन जो है वो आपका मेन वर्ब है, बीन आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर हैज भी ऑक्सिलरी है, लेकिन यहाँ पर किसका काम हो रहा है, यहाँ पर ये एक एक्शन हो रहा है। ही हैज बीन गिवन अ बुक मीन्स उसको बुक दी गई, उसको बुक दी गई, बट दी तो गई है, किसी और के द्वारा दी गई है, बट दी गई है, मतलब यहाँ पर एक कोई ना कोई एक्शन जरूर हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो बी की ऑक्सिलरी है वो क्या बताती हैं, या तो स्टेट बताएंगे या तो एक्शन बताएंगे। प्लीज इस चीज को याद रखना बच्चे, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं आपको वर्ब जो है वो डिफाइन कर रही हूं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहती हैं हमें आगे की स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा इनको देखते हैं। चलिए ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज थी, आपको डिटेक्शंस बहुत अच्छे से करवाई जाएंगी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज जो है प्लीज ध्यान रखना, दे आर नॉट टू बी कंसिडर एज वी फॉर्म्स, इनको वी फॉर्म्स नहीं माना जाता है, और इनको मेन वर्ब्स भी नहीं माना जाता, इनको लेक्सिकल्स नहीं मानेंगे, आपको V1 V2 V3 V4 इनको नहीं बोला जाएगा, और इन्हें जो है गलती से भी आप वी फॉर्म और मेन वर्ब सेम ही है तो इनको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। चलिए समझते हैं कौन कौन सी है हमारे पास, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू।
ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। एंड यहाँ पर एक एक्सेप्शन जो है वो हो रहा है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि ऑट के साथ जो है वो 2 आया, बाकी किसी ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ 2 नहीं आता। प्लीज याद रखना, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जो है वो 2 नहीं लगाया जाता है। चलिए कुछ स्टेटमेंट्स मैं इसी की आपके साथ डिस्कस करती हूं। ओके, लेट्स हैव अ लुक। कुछ स्टेटमेंट्स ली जाती हैं मॉडल्स के बारे में है। मॉडल्स का डिस्क्रिप्शन पार्ट बता रही हूँ, आगे और सारे मॉडल्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट मॉडल्स का जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है वो बता रही हूँ कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स माने जाते हैं, या बच्चे हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। प्लीज याद रखना, मॉडल ऑक्सिलरीज को ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है, और ये हमेशा क्या लेता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। प्लीज ध्यान देना, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स लेता है, दैट मीन्स ये V1 लेता है। क्या लेता है, V1 लेता है। कुछ स्टेटमेंट्स लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट। ही विल डू द वर्क, ठीक है, ही कैन डू द वर्क, ठीक है, ही मे डू द वर्क, ठीक है, और उसके बाद ही शुड डू द वर्क। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द स्टेटमेंट। ही विल डू द वर्क, यहाँ पर ही जो है, ही के बाद आपका एक ऑक्सिलरी आया, मॉडल आया है, ऑक्सिलरी आया है, और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है, V1 फॉर्म आया है। तो यहाँ पर जो विल है वो किसका काम कर रहा है, मॉडल। यहाँ पर मॉडल है, मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी है। ही कैन डू द वर्क, ही कैन जो है यहाँ पर डू अगेन V1 है, और कैन जो है वो किस फॉर्म में आया है, ऑक्सिलरी के फॉर्म में, यहाँ पर भी मॉडल ऑक्सिलरी है। ही मे डू द वर्क, मे के बाद आपका कौन सा फॉर्म आया है, V1 आया है। ही शुड डू द वर्क, शुड आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है, और डू जो है वो क्या है आपका, यहाँ पर V1 है, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट क्लियर होता है कि मॉडल ऑक्सिलरी बच्चे क्या लेता है, V1 फॉर्म लेता है। आपको बहुत अच्छे से ये चीज को क्या करना है, याद रखना है। प्लीज इस चीज को याद रखिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकती है। ओके, अब कुछ उसमें भी ले लेते हैं, हैव के ऑक्सिलरी के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए कुछ स्टेटमेंट्स हैव के साथ भी रहेंगे डिस्कस करने के लिए, तो हैव के साथ ले लेते हैं। अब V1 यहाँ पर प्लीज ध्यान रखना कि बच्चों को हैव की ऑक्सिलरीज के फॉर्म्स में भी बहुत कंफ्यूजन होती है, बिकॉज यहाँ पर हैव भी जो है वो फॉर्म्स में कहलाता है। हाँ, हमने अभी बोला कि जो ऑक्सिलरीज हैं वो किस तरीके से हैंडल होंगी, बट मैं थोड़ा सा हैव के बारे में आपको बताना चाहूंगी। V1 क्या कहलाता है, हैव कहलाएगा, ठीक है। V2 है इसका हैड, V3 भी इसका हैड होगा, और V4 जो होगा वो होगा हैविंग, और जो V5 है वो क्या है बच्चे, हैज है, ठीक है। तो प्लीज ये फॉर्म्स ऑफ हैव को याद रखना, बिकॉज बच्चों को ये भी नहीं पता होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। आपको हैव के फॉर्म्स भी पता होने चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस हम इन चीजों को भी यूज जो है वो करते हैं। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। ही विल हैव लंच, ठीक है। ये मॉडल्स के साथ ही समझा रही हूं, मॉडल्स के साथ ही तभी मैंने आपको लिया है। ही विल बी ऑनेस्ट, ठीक है, या ही विल डू द वर्क। अब यहां देखिए आराम से, ही विल हैव लंच। अब ये विल जो है, विल आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कौन सा फॉर्म आया, V1 फॉर्म आया, जो कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ही विल बी ऑनेस्ट, यहाँ पर विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और जो बी है आपका क्या है, V1 फॉर्म है, तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। ही विल डू द वर्क, ठीक है। अब ये देखिए विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और डू जो है वो आपका क्या है, V1 फॉर्म है, तो यहाँ पर भी ये जो स्टेटमेंट है वो ठीक मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपके हैव के साथ, डू के साथ या बी के साथ
मीन्स यहाँ पर कहीं पर भी मॉडल ऑक्सिलरीज अगर आ जाती हैं तो वो हमेशा कोई भी हो वो सिर्फ V1 फॉर्म ही लेंगी, और इन केस अगर आपको इसके साथ कोई और फॉर्म नजर आता है तो प्लीज ध्यान रखना वो डिटेक्शन में माना जाएगा, हम उसको डिटेक्शन में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे किसकी ऑक्सिलरीज जो है हमें बताई गई हैं। यस, नेक्स्ट वन इज योर मार्जिनल ऑक्सिलरी। मार्जिनल ऑक्सिलरी हमारे पास 3 ही हैं, द बेसिकली यूज टू, डेयर या नीड, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मार्जिनल ऑक्सिलरीज हैं। चलिए इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनका जो यूसेज है वो ऑक्सिलरी के फॉर्म में है कि मेन वर्ब के फॉर्म में है, क्योंकि यूज टू को समझाना बहुत जरूरी है, बिकॉज यूज टू है बच्चे कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है, और हमें कैसे पता लगे कि वो एडजेक्टिव है। चलिए स्टेटमेंट्स लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। He used to work hard. He got used to working. He used to work or working. प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा डिटेक्शन है बच्चे, प्लीज ध्यान रखना, बिकॉज ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑल्सो, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं तो इनको समझते हैं। ही यूज टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फर्स्ट फॉर्म ले रही है तो मैं उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम सेकंड और थर्ड को डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पर जो गॉट है, ही गॉट यूज टू, ठीक है। अब ये यहाँ पर ही गॉट जो है, आपको पता है गॉट जो है वो ऑक्सिलरी नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो ऑक्सिलरी नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी नहीं आती, प्लीज ध्यान रखना, प्लीज राइट इट समवेयर। बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रही हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कि आपके जो मेन वर्ब है, जो आपका बच्चे मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है, ये चीज गलत है। प्लीज इस चीज को कहीं नोट कीजिए, या तो सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी आएगी, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब आएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब आया है और मेन वर्ब के बाद अगर आपको लगता है कोई ऑक्सिलरी आ रही है तो वो गलत है। या तो वो ऑक्सिलरी है, आप उसको डिटेक्ट करेंगे, अगर नहीं ऑक्सिलरी है तो प्लीज देखिए वो किसका काम कर रही है। यहाँ पर यूज टू जो है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बिकॉज ही गॉट यूज टू के बाद V1 नहीं आता, यूज टू के बाद V1 नहीं आता, ही यूज टू वर्किंग हार्ड। यहां पर भी एक चीज नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब आता है और मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद जो है वो क्या लिया जाता है, V4 लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी नहीं आएगी, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी नहीं आ सकती है। अगर ऑक्सिलरी नहीं आएगी तो देखिए कि क्या वो ऑक्सिलरी किसी और का काम तो नहीं कर रही है, किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में तो नहीं जा रही है। तो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में जा रही है, एडजेक्टिव में जा रही है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है दैट नीड टू बी फॉलोड विद वर्किंग, ING फॉर्म लिया जाएगा, V1 फॉर्म नहीं आता है, ठीक है, ये चीज नोट कीजिए। अब यहां देखिए स्टेटमेंट, ही वॉज यूज टू वर्क और वर्किंग हार्ड, ही वॉज। अब यहां पर क्या हुआ, ही के बाद ऑक्सिलरी आ गया, ऑक्सिलरी है, यहाँ पर जो यूज टू है, ठीक है, यहाँ पर जो यूज टू है, अब यहाँ पर ऑक्सिलरी है और यहाँ पर जो वर्क या वर्किंग है, तो यहाँ पर ये वाला जो यूज टू है बच्चे, ये भी क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बिकॉज हमें यहाँ पर एज इट इज देखिए, ही वॉज और यूज टू, ही वॉज यूज टू, वैसे तो यूज टू जो है पास्ट हैबिचुअल एक्शन बताता है, और ये ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी के बाद जो है अगर कोई वर्ब आएगा तो वो इस तरीके से वर्ब नहीं आएगा, इस तरीके से मेन वर्ब नहीं आएगा। यूज टू जो है वो मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, वो एडजेक्टिव का ही काम कर रहा होगा, और अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा तो वो किसकी तरफ फॉलो करवाया जाएगा, ING फॉर्म के साथ फॉलो करवाया जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट करने के लिए क्या है कि आप ये नोट कीजिए कि
इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सिलरी के बाद, मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी नहीं आती है, और देखिए अगर ऑक्सिलरी आ रही है तो वो किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रही होगी, और दैट नीड टू बी फॉलोड बाय आईएनजी, वो आईएनजी के द्वारा आगे जाके फॉलो करवाया जाएगा। चलिए ये बात आपको समझ में आई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अभी आपको ये चीज बताई है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा शेल और जो है विल का जो है वो यूसेज बताऊंगी, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दोनों का जो यूसेज पार्ट। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। शेल जो है वो क्या बताता है? पॉसिबिलिटी। शेल और विल पॉसिबिलिटी बताता है, और हमें इतना पता है कि शेल और जो है वो किस में यूज होता है? फ्यूचर टेंस में यूज करवाया जाता है। कहाँ पर शेल यूज करना है, कहाँ पर विल यूज करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज ग्रामर का जो वर्ब है ना वो शेल और विल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। चलिए शेल जो है बच्चे फर्स्ट पर्सन को नॉर्मल मोड में लेता है, जो कि सब्जेक्ट की पोजीशन आई और वी में लेगा। ठीक है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, तो हम उनको यूज करते हैं। काफी बच्चों से मैंने ये सुना है कि मैम शेल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ आता, सेकंड के साथ आता है, तो विल आपका फर्स्ट पर्सन के साथ आता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा बच्चे कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम इसको जो है कंप्लीटली ही समझेंगे, तीनों पर्सन्स के साथ लिया जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जो फॉर्म है वो बदल दिया जाता है। तो आई शेल गो देयर टुमारो, तो मैं जाऊंगा। हाँ, जो शेल है बच्चे वो पॉसिबिलिटी कम जरूर दे देता है, वो पॉसिबिलिटी कम कर देता है, तो वो शेल इस तरीके से एक्सप्लेन करता है। शेल जो है सेकंड फॉर्म में भी नॉर्मल मोड में जो है वो यूज करवाया जाएगा, दैट इज सेकंड पर्सन का यू है, और थर्ड पर्सन में भी इस तरीके से यूज करेंगे, जो कि कौन से फॉर्म में होगा? कमांड, प्रॉमिस, वार्निंग और डिटर्मिनेशन। मींस ये सारे कौन से फॉर्म्स हैं? इंपैरेटिव। बच्चे हम क्या कहते हैं इन्हें? हम इन्हें इंपैरेटिव फॉर्म्स कहते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए कि शेल फर्स्ट पर्सन में नॉर्मल मोड में यूज किया जाएगा, लेकिन अगर वो इंपैरेटिव फॉर्म में यूज किया गया, किसी कमांड के फॉर्म में, किसी ऑर्डर के फॉर्म में, प्रॉमिस के फॉर्म में, डिक्लेरेटिव के फॉर्म में, तो वो सेकंड और थर्ड के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि यू शेल सिट आउटसाइड द ऑफिस। ठीक है, ही विल okay, he shall be awarded, he shall be punished if he does that again, you shall go there। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, नोट कीजिए, सेकंड और थर्ड पर्सन में ये इंपैरेटिव फॉर्म्स में यूज किया जाता है शेल। विल ऑपोजिट होने वाला है। विल पे देखते हैं, विल क्या कहता है? विल कहता है कि सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में नॉर्मल मोड में यूज किया जाएगा। जो एग्जैक्टली हम बच्चों को ना विल से बहुत अच्छे से प्यार है, वो हर जगह पे विल लगाना पसंद करते हैं। बच्चे एक चीज जरूर देखिए कि अगर इंपैरेटिव फॉर्म आया शेल में लगाने के लिए, तो सेकंड और थर्ड आएगा, फर्स्ट पर्सन नॉर्मल मोड में जाता है, और विल के केस में सेकंड और थर्ड नॉर्मल मोड में जाता है। यू विल गो टू मुंबई टुमारो, दे विल कम बैक सून, और शी विल हेल्प हिम। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका नॉर्मल मोड विल का। लेकिन अगर इंपैरेटिव फॉर्म बताता है विल, इंपैरेटिव, डिक्लेरेटिव, कमांड फॉर्म, वार्निंग फॉर्म या प्रॉमिस फॉर्म बताता है, तो हम इसको किस में यूज करेंगे? इंपैरेटिव में। इंपैरेटिव में वैसे भी आए, देखो सब्जेक्ट के बाद ही आ रहा है ना आपका सब्जेक्ट के बाद ही विल और शेल आ रहा है। सब्जेक्ट के बाद आपका विल आया या शेल आया, मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि आप विल और शेल जो है वो किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अगर तो इंपैरेटिव फॉर्म है तो आपको पता होना चाहिए कि विल का इंपैरेटिव फॉर्म सिर्फ फर्स्ट पर्सन लेता है। ठीक है, और शेल का कौन लेता है? सेकंड और थर्ड पर्सन लेता है। कमांड के फॉर्म में ही विल नॉट अलाउ हर टू कम इन, या आई विल किल हिम बोल सकते हैं, या वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है ना, तो ये विल और शेल का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। बच्चे याद रखना, ये कुछ चीजें हैं जो हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पेपर में रिक्वायरमेंट है। चलिए इसको देखते हैं, मे और माइट। ठीक है, मे और माइट जो है वैसे देखा जाए, मे में जो है परमिशन ग्रांट की जाती है, माइट जो है वो पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच का रहता है। मे जो है आपका, जो मे की जो पॉसिबिलिटी है ना बच्चे, वो अगर माइट के अकॉर्डिंग देखा ही जाए ना तो थोड़ी सी ज्यादा होती है। चलिए मैं आपको इसको समझाती हूँ किस तरीके से आपने लेना है। मॉडल्स कल हम अच्छे से फिर डिस्कस करेंगे, आज यहीं तक जो है वो डिस्कशन पार्ट है। मे और माइट को लेते हैं, मे को भी लेते हैं, माइट को भी लेते हैं और कैन को भी लेते हैं। प्लीज हैव अ लुक, कैन, मे और यहां पर आ गया आपका माइट। ठीक है, ये तीन चीजें आई। ठीक है, कैन की जो पॉसिबिलिटी है, प्लीज ध्यान दीजिए, कैन की जो पॉसिबिलिटी है वो 100% है एज कंपेयर टू मे।
ठीक है। और मे की जो पॉसिबिलिटी है एज कंपेयर टू जो माइट है वो ज़्यादा है, लेकिन कैन के कंपैरेटिव में मे की पॉसिबिलिटी कम है और ये लीस्ट पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है, ये लीस्ट बताता है। अब स्टेटमेंट कोई भी इशू कर सकते हैं, स्टेटमेंट आ सकती है अकॉर्डिंग टू रेडियो। अब यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू रेडियो इट कैन रेन, ठीक है, ठीक है, हमने ये बात बोली अकॉर्डिंग टू रेडियो इट कैन रेन, ठीक है। स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छे से जा रही है, पॉसिबिलिटी अच्छे से बताई जा रही है, बट पॉसिबिलिटी रेन की जो है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है, रेडियो के अकॉर्डिंग आ रही है। रेडियो जो है वो गॉड नहीं है ना, तो पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जानी चाहिए, बिकॉज एक 100% श्योरिटी नहीं बताई जाती। जहां पर 100% श्योरिटी है वहां पर कैन लगाना है, लेकिन जहां पर श्योरिटी कम हो जाती है तो कैन की रिप्लेसमेंट बच्चे आप किसके साथ देना पसंद करेंगे, आपको इसकी रिप्लेसमेंट मे में देनी पड़ेगी। याद रखना, ये आपको पेपर में पूछी हुई स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो कैन की पॉसिबिलिटी मे में बदलते हैं, और अगर आपको लगता है कि मे की पॉसिबिलिटी भी थोड़ी सी कम हो चुकी है, मे जो है वो स्टेटमेंट मे में है लेकिन पॉसिबिलिटी लेवल उससे भी कम हो चुका है, तो स्टेटमेंट किस में शिफ्ट हो जाती है, माइट में शिफ्ट होती है। प्लीज ध्यान रखना, सीक्वेंस ऑर्डर यही चलेगा। कैन हाई पॉसिबिलिटी बताता है, मे कम बताता है, और माइट तो बिल्कुल ही लीस्ट बताता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट देखें तो मे माइट जो है वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करवाया जाता है। ही सेड यू मे गो नाउ, ही सेड दैट आई माइट गो देन, ठीक है। तो इट माइट रेन टुडे, बाहर बहुत अच्छे से धूप निकली हुई और फिर भी एक स्टेटमेंट जो है आप अटर करते हैं, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी लेवल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम है। तो इट माइट रेन टुडे मीन्स जो फ्रैक्शन ऑफ रेनफॉल है जो वो कितना होगा, सिर्फ हार्डली 20 to 30%, इवन लेस देन दैट, ठीक है। तो ये था आज का डिस्क्रिप्शन पार्ट जो मैंने आपको बताया। कल के लिए आपके लिए जो सेशन है वो रेडी है, मॉडल्स पे है, और कंप्लीट डिटेक्शन पे जो है आपका कल सेशन रहेगा। मीन्स कंप्लीट वर्ब, प्लीज कंप्लीट वर्ब, स्टेटेटिव वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव हैं, इंट्रांजिटिव हैं, ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल्स हैं, सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ मॉडल्स डिस्कस करूंगी और उसके बाद हम कंप्लीट डिटेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए ओवर करते हैं सेशन। Thank you so much. Thank you.